हेलो प्यारे बच्चों, तो आज हम क्लास 12th मैथ्स प्री बोर्ड एग्जाम टर्म फर्स्ट जो दिल्ली गवर्नमेंट स्कूल द्वारा इवनिंग शिफ्ट में लिया गया था उसका सॉल्यूशन करने जा रहे हैं। और इसमें भी हम सेक्शन बी को सॉल्व करने वाले हैं ना, सेक्शन बी को सॉल्व करने वाले। सेक्शन ए की वीडियो मैंने पहले ही चैनल पे डाल दी थी, ये सेक्शन बी है। और सेक्शन बी में आपका क्वेश्चन नंबर 21 आपके सामने है। बोल रहा है कि शेप ऑफ द फिजिबल रीजन फॉर्म्ड बाय द फॉलोइंग कंस्ट्रेंट्स। इनसे जो फिजिबल रीजन बनेगा उसकी शेप पूछ रहा है कि इनमें से क्या होगी। तो फिजिबल रीजन पहले हम बनाएंगे, उसके बाद ही शेप का पता चलेगा। और वो कैसे बनाते हो आपको अच्छे से पता है। ये आपका वाई एक्सिस, ये आपका एक्स एक्सिस, क्लियर। और इसको हम यहाँ पे कैसे ड्रॉ कर पाएंगे, एक्स की जगह 0 लगाओगे तो वाई की वैल्यू 2 आएगी। एक्स की जगह 0 लगाया वाई 2 आया, वाई की जगह 0 लगाया एक्स 2 आया, वाई की जगह 0 लगाया एक्स 2 आया। पॉइंट को ज्वाइन किया, लाइन बन गई। और यहां पे शेडेड रीजन देखते हैं किस साइड आता है। तो यहां पे आप क्या करते हो, इसमें 0 0 पुट करते हो, इसमें 0 0 पुट करते हो। 0 + 0 0, 0 लेस देन इक्वल टू होता है। यस, बिल्कुल होता है, 0 लेस देन इक्वल टू होता है। मतलब इसका जो शेडेड रीजन है वो ओरिजिन की तरफ आएगा ना, इसकी तरफ आएगा। फर्स्ट क्वाड्रेंट में बात चल रही है तो हम बाहर जाएंगे नहीं, इसका शेडेड रीजन इस तरफ आएगा। ठीक है, ये आएगा, क्लियर। अच्छा, अब इसको हम ड्रॉ करेंगे। तो यहां पे x की जगह 0 लगाओगे तो y की वैल्यू आएगी 5, 0 लगाने पे 5। और भाई y की जगह 0 लगाने पे x आया 5, x आया 5। ज्वाइन करवा दो इनको। और इसका साइड रीजन जानते हैं किस साइड जाता है। तो यहां पे अगर आप x और y दोनों की जगह 0 0 भरते हो तो 0 + 0 0, 0 ग्रेटर देन इक्वल 5 क्या होता है, नहीं होता। अरे ये ट्रू नहीं है, ऐसा नहीं होता। मतलब तो इसका साइड रीजन 0 की तरफ आने के बजाय दूसरी तरफ जाएगा, इधर जाएगा, इधर जाएगा, क्लियर। ये साइड रीजन होगा। अब यहां पे ऑप्शन पे चलते, कहता है कि नो फिजिबल रीजन, कहता है कि ट्रायंगुलर रीजन, ट्रायंगुलर रीजन तो है ही नहीं। अनबाउंडेड सॉल्यूशन, ये कहता है अनबाउंडेड सॉल्यूशन, अनबाउंडेड सॉल्यूशन ट्रेपीजियम। तो यहां पे ऑप्शन आपका क्या आएगा, नो फिजिबल रीजन। यहां पे कोई फिजिबल रीजन है ही नहीं, तो ऑप्शन ए करेक्ट होता है। अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, ठीक है। यस प्यारे बच्चों, क्वेश्चन नंबर 22 देखिए। आपको एक फंक्शन दे रखा है f of x = x² + 4, जिसकी डोमेन दे रखी है, कोडोमेन दे रखी है। और पूछ रहा है क्या वो 1 1 on 2 है, क्या वो many 1 on 2 है, क्या 1 1 but not on 2 है, क्या neither 1 1 nor on 2 है। तो इसको आप ग्राफ से बहुत जल्दी सोल्व कर दोगे। कैसे, देखिए, मैं क्या इसको y = x² + 4 भी कह सकता हूं, बिल्कुल। क्या मैं यहां से x² = y - 4 लिख सकता हूं, बिल्कुल, 4 इधर आ गया। क्या मैं इसको x - 0 का होल स्क्वायर = y - 4 कह सकता हूं, बिल्कुल। और ये आपका है एक अपवार्ड पैराबोला विद वर्टेक्स 0 4, अपवार्ड पैराबोला विद वर्टेक्स 0 4। अब 0 4 लिखो पहले, तो आप ये 0 4 हो गया। अपवार्ड पैराबोला आपका ऐसे बनेगा, पर आपको ध्यान देना है कि यहां पे r पॉजिटिव से बनाना है, r पॉजिटिव पे बनाना है, ना कि सारे रियल नंबर पे। तो r पॉजिटिव पे अगर ग्राफ की बात करूं तो ये होगा बस खाली। अगर सारे रियल पे अगर बात करता तो इधर और आ जाता, ये आप अच्छे से जानते हो, ठीक है। r पॉजिटिव के लिए बनाना है तो ग्राफ ही होगा। अब हम जानते हैं क्या ये 1 1 होगा, तो ग्राफिकली 1 1 हम कैसे चेक करते हैं, एक्स एक्सिस के पैरेलल लाइन डालेंगे। अगर वो ग्राफ को एक बार कट करती है लाइन तो वो 1 1 होता है। तो मतलब आप कहीं भी लाइन डाल के देखो, एक बार ही कट करेगी तो 1 1 तो ये होगा, 1 1 तो कंफर्म, ठीक है। अब ऑन2 के लिए क्या करते हैं, रेंज को कोडोमेन के बराबर होना पड़ता है, रेंज को कोडोमेन के बराबर होना पड़ता है। तो ग्राफिकली रेंज क्या है, कम से कम 4 हो सकता है, ज्यादा से ज्यादा इनफाइनाइट। तो यहां पे रेंज क्या है, ग्राफिकली रेंज क्या है आपकी, रेंज क्लोज इंटरवल 4 से इनफाइनाइट है या नहीं, बताओ। और कोडोमेन क्या है, कोडोमेन भी यही है, कोडोमेन भी यही आपका, कोडोमेन भी यही है, कोडोमेन भी यही है। अगर रेंज और कोडोमेन बराबर हो जाते हैं तो फंक्शन ऑन2 भी कहलाता है, फंक्शन ऑन2 भी कहलाता है। तो ये फंक्शन ऑन2 है क्योंकि रेंज और कोडोमेन बराबर दिख रहे हैं। तो फंक्शन 1 1 भी है, ऑन2 भी है, ऑप्शन ए ठीक होगा, ऑप्शन ए ठीक होगा यहां पे। तो आप ग्राफिकली बहुत अच्छे से इसको कर सकते थे, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 23 देखिए, कह रहा है कि इफ y = ये है, x = ये है, देन dy/dx किसके बराबर होगा।
तो dy बाई dx निकालने के लिए हमें जरूरत पड़ेगी dy बाई dt की और dx बाई dt की, इन दो चीजों की जरूरत पड़ेगी। तो dy बाई dt लिख लो पहले। dy बाई dt क्या होगा, माइनस a sin t, स्पष्ट दिख रहा है, प्लस b cos t, sin t का cos t, और dx बाई dt कितना होगा, dx बाई dt कितना होगा, a cos t और प्लस का b sin t, प्लस का b sin t। तो भाई dy बाई dx, बेटा dy बाई dx होता है dy बाई dt अपॉन dx बाई dt, आप बहुत बढ़िया से जानते हो। तो dy बाई dt लिख लो पहले, माइनस a sin t प्लस b cos t अपॉन में dx बाई dt लिख दो, a cos t प्लस b sin t, और यहां पे ऑप्शन कुछ दे रखे हैं y बाई एक्स माइनस वाई बाई एक्स, x बाई वाई माइनस एक्स बाई वाई। तो इसकी सूरत देखो भाई, जो ऊपर लिखा है इसकी सूरत किस में मैच करती है, y में करती है या x में करती है। ये देखो x में मैच तो करती है, पर यहां पे माइनस की गड़बड़ है। अगर मैं माइनस कॉमन ले लूं तो बिल्कुल एग्जैक्ट x बन जाएगी, है ना। अगर मैं यहां पे माइनस कॉमन ले लेता हूं, देखो मैं माइनस कॉमन लेता हूं तो ये माइनस का और ये प्लस का a हो जाएगा sin t, तो ये बिल्कुल आपका x में मैच कर गया। मतलब आप इसको लिख सकते हो माइनस एक्स ऊपर तो, और नीचे जो चीज लिखी हुई है वो बिल्कुल y नजर आ रही है, नीचे जो चीज लिखी हुई है वो बिल्कुल y नजर आ रही है। तो यहां पे आप नीचे y छाप सकते हो, माइनस एक्स बाई वाई ऑप्शन डी में है, ऑप्शन डी करेक्ट होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 24। प्यारे बच्चों क्वेश्चन नंबर 24 देखिए, इसमें आपको एक फंक्शन दे रखा है मॉडुलस x माइनस 2 फॉर ऑल x बिलोंग्स टू r, और उसके बारे में पूछा गया है कि भाई कंटिन्यूटी और डिफरेंशियबिलिटी के बारे में, चार ऑप्शन में ये बातें बोल रखी है, ठीक है। तो ऐसे क्वेश्चन में आपको सबसे पहले ग्राफ बना लेना है, मॉडुलस x माइनस 2, एफ ऑफ x इज इक्वल टू मॉडुलस x माइनस 2 का जो ग्राफ बनेगा वो कैसे बनेगा वो सुन लो। आपको x माइनस 2 को 0 के बराबर रखना है, जहां से x की वैल्यू 2 आएगी, और यहां पे आपको x एक्सिस पे 2 देखना है, यहां से होगा लगभग, हमने मान लिया 2 यहां होगा, और उससे आपको v बना देना है, v फॉर वैन, v बना देना है, क्लियर, ये बना देना है। अब हम यहां पे कंटिन्यूटी और डिफरेंशियबिलिटी की बातें डिस्कस कर सकते हैं अच्छे से। अब आपको ये स्पष्ट दिख रहा होगा फंक्शन, ये कंटिन्यूस तो है, लगातार बना हुआ है, ये फंक्शन लगातार बना हुआ है, तो कंटिन्यूस तो है, तो ये ऑप्शन तो आएगा नहीं, क्योंकि यहां पे नाइदर कंटिन्यूस बोल रहे हैं। मैंने यहां पे कंटिन्यूस को CTS लिख रखा है और डिफरेंशिएबल को DIFF लिख रखा है, ये ध्यान देना। तो यहां पे नाइदर कंटिन्यूस बोल रहा है, ये ऑप्शन तो आएगा नहीं। यहां पे भी नॉट कंटिन्यूस बोल रहा है, ये भी ऑप्शन नहीं आएगा। यहां पे कंटिन्यूस एवरीवेयर बट नॉट डिफरेंशिएबल एवरीवेयर बोल रहा है। और पहले पे चलते हैं एक बार, कंटिन्यूस एज वेल एज डिफरेंशिएबल एवरीवेयर, तो बेटा ये डिफरेंशिएबल नहीं है, क्योंकि जहां पे शार्प कॉर्नर बनता है वो फंक्शन हमेशा डिफरेंशिएबल नहीं होता है। जैसे यहाँ पे 2 पे शार्प कॉर्नर बन रहा है, तो 2 पे डिफरेंशिएबल नहीं है, 2 पे ओनली डिफरेंशिएबल नहीं है, क्लियर। तो ये तो कह रहा है कि भाई डिफरेंशिएबल एवरीवेयर, हर जगह डिफरेंशिएबल है, तो ये ऑप्शन नहीं आएगा, ठीक है। और इसमें कह रहा है कि कंटिन्यूस एवरीवेयर बट नॉट डिफरेंशिएबल एवरीवेयर, तो यहां पे इन्होंने लिखना चाहिए था कि कंटिन्यूस एवरीवेयर बट नॉट डिफरेंशिएबल एट x इज इक्वल टू 2, ये लिखना चाहिए था। तो ऑप्शन बी करेक्ट होगा, इस हिसाब से ऑप्शन बी करेक्ट होता है ना। एवरीवेयर की बजाय यहां पे एट x इज इक्वल टू 2 लिखते तो ज्यादा बढ़िया होता, ठीक है। तो बी ऑप्शन यहां पे सही होता है। क्वेश्चन नंबर 25 पे आज ये बोलता है कि इफ A इज ए स्क्वायर मैट्रिक्स सच दैट A स्क्वायर इज इक्वल टू A, देन 2i प्लस a का होल क्यूब माइनस 19a किसके बराबर होगा। इस टाइप के क्वेश्चन आपने बहुत से सैंपल पेपर में भी देखे होंगे, बहुत से सैंपल पेपर में ऐसे क्वेश्चन, ठीक है। तो भाई करते हैं सोल्व। तो ऐसे क्वेश्चन में डायरेक्ट आप होल क्यूब यहां पे ओपन कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं आएगी। मतलब कैसे करेंगे, a क्यूब a प्लस b का होल क्यूब क्या होता है, a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस 3a स्क्वायर b प्लस 3a b प्लस 3a b और साथ में लिख दो माइनस 19a। अब थोड़ा और सिंप्लीफाई करते हैं तो ये आपका 8i क्यूब बन जाएगा भाई, ये प्लस a क्यूब है, तो a क्यूब को मैं
ए स्क्वायर इंटू ए लिख पाऊंगा? ए स्क्वायर की जगह मैं ए यूज करूंगा तो ए इंटू ए बन जाएगा, तो फिर से ए स्क्वायर बन गया और इस ए स्क्वायर को फिर से हम ए लिख पाएंगे, मतलब इसकी जगह हम ए लिख सकते हैं। प्लस प्लस ये आपका 3 इंटू 4 है ना, 2 की पावर 2, 3 इंटू 4 आपका बन जाएगा 12। आई स्क्वायर होगा आपका आई के बराबर, जानते होंगे आई स्क्वायर किसके बराबर होता है? आई के बराबर, इंटू में ए, प्लस में 3 की 2 से 6 आई, इंटू में ए स्क्वायर की जगह आप ए लिख सकते हो, सिंप्लीफाई करना है, -19a। बेटा आई क्यूब आपका आई होता है, क्या होता है? आई। तो यहां पे 8i लिख देंगे, ठीक है। प्लस में आई इंटू ए, आई इंटू ए बनता है तो 12a, प्लस में आई इंटू ए बन जाएगा 6a, माइनस में 19a। तो देखो ये 12a और भाई आपका a 13a, 6a 19a, तो 19a से 19a कैंसिल, बच गया 8i जो ऑप्शन डी में है। तो डी ऑप्शन ठीक है यहां पे। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 26 पे। क्वेश्चन नंबर 26 देखिए, तो बोलता है कि द प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ साइन इनवर्स साइन 2π/3 प्लस tan इनवर्स tan 7π/6 इंच। तो देखो भाई साइन इनवर्स साइन 2π/3 को आप डायरेक्ट तो 2π/3 लिख नहीं सकते, क्योंकि साइन इनवर्स की जो रेंज है वो -π/2 से π/2 के बीच में होती है। ऐसे ही tan इनवर्स tan 7π/6 को आप डायरेक्ट 7π/6 तो लिख नहीं सकते, क्योंकि इसकी रेंज भी -π/2 से π/2 ओपन इंटरवल होती है। क्लियर? तो यहां पे हम थोड़ा सा सिंप्लीफाई करके करेंगे तो हो जाएगा ये। क्या मैं इसको देखो ऐसे साइन इनवर्स साइन पाई माइनस π/3 कह पाऊंगा? बिल्कुल कह पाऊंगा, ये 2π/3 तो होता है। ऐसे ही प्लस tan इनवर्स tan पाई प्लस π/6 कह पाऊंगा? बिल्कुल, tan पाई प्लस π/6 बिल्कुल कह पाऊंगा, ठीक है। अब अगला जो स्टेप होगा साइन इनवर्स साइन पाई माइनस π/3 साइन π/3 होता है, सेकंड क्वाड्रेंट पे बात चल रही है। ऐसे प्लस tan इनवर्स tan पाई प्लस π/6 थर्ड क्वाड्रेंट पे बात चल रही है, तो tan π/6 होगा, ठीक है। बस खत्म हो गया। अब आप इसको π/3 लिख सकते हो, क्योंकि ये -π/2 से π/2 के बीच में होता है। ऐसे इसको भी π/6 लिख सकते हो, क्योंकि ये भी -π/2 से π/2 के बीच में होता है। π/3 प्लस π/6 आता है π/2, जो ऑप्शन सी में है। ऑप्शन सी करेक्ट। तो अपना क्वेश्चन नंबर 27 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 27 में क्या बोलता है कि द वैल्यू ऑफ x इज इफ tan इनवर्स √3 माइनस कोट इनवर्स माइनस √3 इज इक्वल टू π/x, ये कह रहा है। तो देखो भाई क्या करेंगे, सिंपल से समझ लेना बस इसको। देखो यहां पे मैं tan इनवर्स √3 रहने देता हूं, वैल्यू लिखना चाहो तो वैल्यू लिख दो, कोई दिक्कत नहीं है। और इसको मैं कोट इनवर्स माइनस एक्स को क्या लिख पाऊंगा? देखो ये तो माइनस ये वाला कोट इनवर्स माइनस एक्स होता है पाई माइनस कोट इनवर्स एक्स, पाई माइनस कोट इनवर्स एक्स, ये आप अच्छे से जानते हो। मैंने इसको ऐसे लिख लिया। अब मैं माइनस के अंदर मल्टीप्लाई करूंगा तो ये माइनस का और ये प्लस का, अब ये और ये मिला के बन गया π/2, आइडेंटिटी होती है। tan इनवर्स √3 प्लस कोट इनवर्स √3 मिलके बन गए π/2, आइडेंटिटी होती है। और ये साथ में माइनस पाई रहेगा, तो ये आपका π/2 माइनस में पाई, ठीक है, जो कितना आया माइनस का π/2, कितना आया माइनस का π/2। तो इस चीज की वैल्यू तो मैंने निकाल ली माइनस का π/2, माइनस का π/2 वैल्यू निकाले इस चीज को सोल्व करते हुए। और इक्वल में क्या दे रखा है π/x, और आपसे x की तो वैल्यू पूछी है, तो क्या मैं इस माइनस को नीचे ला सकता हूं? बिल्कुल ला सकता हूं। क्या मैं कंपेयर कर सकता हूं? बिल्कुल, क्योंकि पाई के बराबर, तो x की वैल्यू -2 आएगी। x की वैल्यू -2 आएगी, ऑप्शन ए करेक्ट। ऑप्शन ए करेक्ट, x की वैल्यू आएगी -2, आपने देख लिया। क्वेश्चन नंबर 28 पे आ जाइए। इसमें बोलता है कि साइन इनवर्स x प्लस साइन इनवर्स y प्लस साइन इनवर्स z, थोड़ी सी चालाकी खेल रखिए, 1.5 पाई बोल रहा है, जिसको 3π/2 भी कह सकते हो।
जिसको 3π/2 भी कह सकते हो बेटा। 1.5 को आप 3/2 बिल्कुल कह सकते हो, ठीक है। और यहां पे पाई साथ में तो यहां पे 3π/2 भी आप कह सकते हो, है ना। तो इससे घबराना नहीं है, 3π/2 है। अब बस क्वेश्चन जल्दी खत्म हो जाएगा। देखो साइन इनवर्स x प्लस साइन इनवर्स y प्लस साइन इनवर्स z 3π/2 के बराबर है। इसका मतलब साइन इनवर्स x π/2 रहा होगा, साइन इनवर्स y भी π/2 रहा होगा, साइन इनवर्स z भी π/2 रहा होगा, और तीनों का जोड़ ही 3π/2 बनता है। तो जब साइन इनवर्स x आपका π/2 रहा होगा तो x जरूर बन रहा है, x जरूर बन रहा है। ऐसे ही साइन इनवर्स y आपका π/2 रहा होगा तो y भी आपका जरूर बन रहा है। ऐसे ही साइन इनवर्स z आपका अगर π/2 रहा होगा तो z आपका जरूर बन रहा है। x प्लस वाई प्लस z पूछा गया है तो 1 प्लस 1 प्लस 1 होगा 3, ऑप्शन डी करेक्ट। 1 प्लस 1 प्लस 1 होगा 3, ऑप्शन डी करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 29 बोलता है कि स्लोप ऑफ द नॉर्मल टू द कर्व, स्लोप ऑफ द नॉर्मल टू द कर्व एट द पॉइंट दिस इज क्या होगा। तो यहां पे ये a है, ये भी a है, ये भी a है, ये ध्यान देना ये 9 नहीं है, ठीक है। तो भाई स्लोप ऑफ द नॉर्मल क्या होता है, हम स्लोप ऑफ द निकालेंगे टेंजेंट और उसका कर देंगे माइनस रेसिप्रोकल स्लोप ऑफ द नॉर्मल आ जाएगा। तो स्लोप ऑफ द टेंजेंट निकालना बहुत आसान होता है, डेरिवेटिव करो सिंपल पहले तो यहां पे पावर आ गया, पावर में से एक कम तो 2a y इंटू डी वाई बाई डी एक्स आएगा। पावर आ गया, पावर में से एक कम y का डी वाई बाई डी एक्स और x क्यूब का 3x स्क्वायर। अब अगले स्टेप में ये 2ay अपोन में चला जाएगा, 2ay चला जाएगा अपोन में। अब आपको स्लोप ऑफ द टेंजेंट निकालना है, फिर नॉर्मल अपने आप आ जाएगा। तो यहां पे स्लोप ऑफ द टेंजेंट निकालने के लिए अपने को ये पॉइंट यहां पे रखना पड़ेगा। तो ये पॉइंट रखने के बाद डी वाई बाई डी एक्स क्या आएगा वो देखते हैं। तो 3 तो 3 रहेगा, ठीक है। और इसकी जगह जब आप ए एम स्क्वायर रखोगे तो ए स्क्वायर एम की पावर 4 बन जाएगा। नीचे 2a तो 2a ही रहेगा और y की जगह ए एम क्यूब रखोगे तो ए स्क्वायर एम क्यूब बन जाएगा। बन जाएगा या नहीं भाई, a तो पहले से था a और तो a इंटू ए स्क्वायर और एम क्यूब भी लिखा जाएगा। तो 2 से 2 सॉरी भाई 2 तो है ही नहीं ऊपर, 2 तो नीचे रहेगा। ए स्क्वायर से ए स्क्वायर हुआ कैंसिल, एम क्यूब से एम क्यूब हुआ कैंसिल, तो ऊपर 3m और नीचे बचा 2, ऊपर 3m नीचे बचा 2। और इसका माइनस रेसिप्रोकल क्या होता है, -2/3m, है ना। अगर आपको दिखाई नहीं दे रहा होगा तो यहां दिख रहा हूं -2/3m। मान लो हो सकता है वहां पे ये -2/3m कट गया हो, तो मैंने यहां लिख दिया -2/3m। इसका रेसिप्रोकल होता है 3m/2 का। ये नॉर्मल का स्लोप है, किसका स्लोप है, नॉर्मल का स्लोप। ऑप्शन सी करेक्ट, ऑप्शन सी करेक्ट, ऑप्शन सी में है ये चीज। अच्छा भाई नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। बोलता है कि द मैक्सिमम नंबर ऑफ इक्विवेलेंस रिलेशन ऑन ए, अच्छा क्वेश्चन है, मैक्सिमम नंबर ऑफ इक्विवेलेंस रिलेशन पूछे ए सेट पे, और ए सेट के अंदर ए बी सी 3 एलिमेंट है। तो देखो इससे घबराना नहीं है बिल्कुल भी। आपको कार्टेशियन प्रोडक्ट निकालनी है ए क्रॉस ए, जो क्या होगी आप ए क्रॉस ए निकालने के लिए ए बी सी क्रॉस ए बी सी लिखोगे। तो भाई एक तो ए आएगा, एक फिर ए बी आएगा, फिर ए सी आएगा, फिर बी ए आएगा, फिर बी सी आएगा, बी बी आएगा सॉरी, फिर बी सी आएगा, फिर आपका सी ए आएगा, फिर सी बी आएगा और फिर सी सी आएगा। ठीक है, ये आप लिख लोगे ऐसे, क्लियर। और भाई यहां पे इक्विवेलेंस रिलेशन निकालने, तो पहला इक्विवेलेंस रिलेशन मैं बारी बारी से लिख देता हूं, मेरे पास जगह की थोड़ी कमी है तो मैं R1 इक्विवेलेंस रिलेशन यहां लिखूंगा। पहला R1 मान रहा हूं इक्विवेलेंस रिलेशन। तो सबसे स्मॉलेस्ट इक्विवेलेंस रिलेशन होता है आइडेंटिटी रिलेशन, है ना। पहला इक्विवेलेंस रिलेशन तो ये बन जाएगा सिंपल। आपको मैं बता देता हूं एक तरीका, अच्छे से ध्यान रहेगा। देखो दूसरा बनाने के लिए आपको कुछ नहीं करना, ए बी बी सी सी तो लिखना कंफर्म है, क्योंकि रिफ्लेक्सिव सिमेट्रिक ट्रांजिटिव तीनों चीज होनी चाहिए। बस आपको ए बी लगा के बी ए लगा देना है, बस ये भी एक इक्विवेलेंस रिलेशन है। दूसरा तीसरा पैटर्न बनाऊंगा, देखना यहां पे एक अच्छा पैटर्न बनेगा।
आपको ध्यान भी रहेगा, ए ए, बी बी, सी सी तो लगाना ही लगाना है। अब आपको बी सी लगा के यहां पे सी ए लगा देना है। मैं पैटर्न बताऊंगा इसमें बढ़िया सा। चौथा तो यहां पे ए ए, बी बी, सी सी तो लिखना है क्योंकि रिफ्लेक्सिव होना बहुत जरूरी है, सिमेट्रिक होना बहुत जरूरी है, ट्रांजिटिव होना बहुत जरूरी है। तो ए बी बी सी, आपने यहां पे ए बी लिखा तो बी ए लिखा, बी सी लिखा तो सी ए लिखा। अब आपको यहां पे लिख देना है सी ए सी लिख देना है। क्या लिख देना है, सॉरी एक मिनट यहां पे ध्यान देना, ए बी लिख के आपने बी ए लिखा ना, बी सी लिख के सी बी लिखना पड़ेगा भाई। क्या लिखना पड़ेगा, सी बी, सॉरी इसके लिए सॉरी भाई, ए बी सी लिख के सी बी लिखना पड़ेगा। अब ए बी लिख लिया, बी सी लिख दिया, अब क्या लिखोगे, ए सी या सी ए लिखोगे, जो भी ए सी या सी ए लिखोगे, ए सी लिख के क्या लिख दो, सी ए। तो देखो एक अच्छा पैटर्न मिलेगा आपको। एक तो ये इक्विवेलेंस हो गया, ये एक ये हो गया, एक ये हो गया, एक ये हो गया। एक बात और बता दूं, एक यूनिवर्सल रिलेशन ए क्रॉस ए जो है वो भी एक इक्विवेलेंस रिलेशन है, ये खुद भी एक इक्विवेलेंस रिलेशन है। आई बात समझ में, 1 2 3 4 5 इक्विवेलेंस रिलेशन है, 5 इक्विवेलेंस रिलेशन। पहले तो मैं ऑप्शन टिक कर देता हूं, ऑप्शन डी करेक्ट होगा। अब मैं आपको पैटर्न बताता हूं, तो इसमें कोई दिक्कत नहीं, इसमें कोई दिक्कत नहीं, ये ध्यान नहीं रहते कई बार। तो देखो कितना बढ़िया पैटर्न है। ये 3 चीजें तो मैंने हर एक में लिख रखी है, ठीक है। इसमें ए बी, इसमें बी सी, इसमें ए सी, ये भी याद रह जाता है, ट्रांजिटिव के लिए याद नहीं करते, ए बी बी सी सी ए बिलोंग्स टू, इस टाइप से ए बी बी सी ए सी। अब ए बी का उल्टा बी ए, बी सी का उल्टा सी बी, ए सी का उल्टा सी ए। कितना अच्छे से याद हो जाएगा, बस इतना काम कर लेना। ये याद नहीं हो, देखो ये 2 में तो दिक्कत नहीं आएगी, ये पूरा यूनिवर्सल रिलेशन भी एक इक्विवेलेंस रिलेशन होता है, आइडेंटिटी रिलेशन भी एक इक्विवेलेंस रिलेशन होता है, ये दोनों तो याद हो जाते हैं। इनमें गड़बड़ होती है, इनमें गड़बड़ होती है। तो देखो इसमें क्या करना है, ये सेम तीनों में ए बी बी सी ए सी, बस ए बी का उल्टा, बी सी का उल्टा, ए सी का उल्टा, बस इतना काम करना है। 5 इक्विवेलेंस रिलेशन होंगे, 5 इक्विवेलेंस। डायरेक्ट भी याद कर लो तो भी बहुत बढ़िया है। अगर आपको 3 एलिमेंट मिलते हैं सेट के अंदर तो डायरेक्ट याद ही कर लो तो बहुत अच्छी बात है। 5 इक्विवेलेंस रिलेशन बनेंगे। मैक्सिमम नंबर ऑफ इक्विवेलेंस रिलेशन की बात कर रहा है 5। ये भाई बाय डेफिनेशन सीधा आंसर दे सकते हो। इसके बारे में बोलता है द ऑब्जेक्टिव फंक्शन ऑफ एन एलपीपी इज, क्या एक कांस्टेंट होगा? नो, कांस्टेंट थोड़ी ना होता है, वो होता है ए लीनियर फंक्शन टू बी ऑप्टिमाइज्ड, वो होता है ए लीनियर फंक्शन टू बी ऑप्टिमाइज्ड। डायरेक्ट डेफिनेशन पे क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। यहां पे बी ऑप्शन ठीक होता है 31 का। क्वेश्चन नंबर 32 बोलता है कि व्हाट इज द ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स ए सच दैट, आपको ये गिवन है, ए का आपको ऑर्डर पूछा गया है, ठीक है। तो देखो भाई एक मैट्रिक्स है, उसके मल्टीप्लाई में ए लिखा हुआ है इज इक्वल टू एक मैट्रिक्स है, तो इसका ऑर्डर 3/2 है, इसका ऑर्डर भी 3/2 है। अब हमें ए का ऑर्डर डिसाइड करना है, इन दोनों की मल्टीप्लाई एक 3/2 ऑर्डर मैट्रिक्स आ रहा है, इसका मतलब ये। तो हमें ए का ऑर्डर यहां पे डिसाइड करना है, तो मल्टीप्लाई करने के लिए यहां पे 2 होना बहुत जरूरी है रो का, क्योंकि मल्टीप्लाई कब होगी? जब इसके कॉलम इसकी रो बराबर होगी। और 3/2 आने के लिए, 3/2 आने के लिए यहां पे 2 होना बहुत जरूरी है, 3/2 तभी तो आएगा। क्लियर? तो इस ए का ऑर्डर 2/2 हो गया, ऑप्शन डी करेक्ट। ए का ऑर्डर 2/2 हो गया, ऑप्शन डी करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 33 देखिए, इसमें बोलता है कि द फंक्शन एफ ऑफ एक्स आपको दे रखा है इज डिसकंटिन्यूटी एट, डिसकंटिन्यूस एट, कितने पॉइंट पे ये डिसकंटिन्यूस है ये पूछ रहा है। तो आपको क्या करना है, फंक्शन डिसकंटिन्यूस कब होता है? जब भाई उसका जो डिनोमिनेटर है वो 0 हो जाए। और ये 0 कब कब होगा? जब x इंटू एक्स स्क्र -1 को यहां पे 0 मान लो, एक बार पता चल जाएगा 0 कब कब होगा। तो एक तो x की वैल्यू 0 आएगी और एक x की वैल्यू इससे +-1 आएगी, मतलब -1 + 1 आएगी। तो ये 3 चीजें अगर आप इधर रखते हो नीचे तो सब 0 बनता है, सब क्या बनता है? 0 बनता है। नीचे 0 बन जाएगा और नीचे 0 बन जाएगा, मतलब फंक्शन डिसकंटिन्यूस होगा। तो एग्जैक्टली 3 पॉइंट्स, एग्जैक्टली 1 पॉइंट तो आएगा नहीं, एग्जैक्टली 2 पॉइंट्स भी नहीं आएगा, यहां पे तो 3 पॉइंट आ रहे हैं। एग्जैक्टली 3 पॉइंट्स पे ये फंक्शन क्या है? डिसकंटिन्यूस है। ऑप्शन डी, सॉरी सी करेक्ट, ऑप्शन सी यहां पे करेक्ट होगा। क्वेश्चन नंबर 34 देखिए, क्वेश्चन नंबर 34 देखिए, बोल रहा है कि द इंटरवल ऑन विच द फंक्शन एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू x³ + 1/x³ इज स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग इच। तो देखो भाई इसमें क्या करना पड़ता है, क्या करना पड़ता है? सबसे पहले करेंगे फर्स्ट डेरिवेटिव, वर्किंग रूल आपको पता ही होगा।
फर्स्ट डेरिवेटिव कितना आएगा 3x², और x 1/x³ का करने के लिए x की पावर -3 लिखेंगे पहले, और फिर पावर आगे पावर में से एक कम हो जाएगा तो कुछ ऐसा आएगा, है ना। x की पावर -3 लिख लो, -3 आगे -3 में से एक कम करोगे तो ऐसा होगा। तो यहां पे आप देख पा रहे होंगे मैं इसको लिख पाऊंगा, f' को लिख पाऊंगा क्या, 3x² -3/x⁴। और भाई लो एलसीएम लोगे तो x की पावर 4 आ जाएगा, और x की पावर 4 लेने पे एलसीएम 3x की पावर 6 बनेगा, और यहां से -3 बनेगा। तो कहने का मतलब ये है, ये आपका f' आ गया। यहां से हम निकालते हैं f' को 0 के बराबर, यहां पे लिख रहा हूं f' को 0 के बराबर रख के क्रिटिकल पॉइंट, जब इसको 0 के बराबर रखोगे तो आपका 3x की पावर 6 -30 के बराबर होगा। तो -3 उधर जाके प्लस का 3 बन जाएगा, 3 से 3 कैंसिल, x की पावर 6 = 1, x की पावर 6 = 1। तो यहां पे x की वैल्यू 2 आएगी, एक तो +1 और एक -1। तो x की वैल्यू 2 आ गई, एक +1 और एक -1, और एक x की वैल्यू मैं आपको बता दूं, यहां पे 0 भी लेनी पड़ेगी। भाई 0 यहां पे हो नहीं सकता ना, मेनली आपको नंबर लाइन खींचनी होती है, वो बाद की बात है, वो बाद में करते हैं। देखो पहले नंबर लाइन खींचो, आप नंबर लाइन खींची, इधर -∞, इधर +∞ लिखा। अब लिख लो, एक तो -1, एक लिख लो 1, और एक चीज का ध्यान देना है, इसकी जो डोमेन है उसमें हम 0 नहीं ले सकते, क्योंकि नीचे 0 ले दिया तो नॉट डिफाइंड, तो यहां पे आपको 0 भी लेना पड़ेगा नंबर लाइन पे, इसको 0 हटाना पड़ेगा ना, 0 ले इसलिए रखा है नंबर लाइन पे ताकि इसको हटा पाए। चलो भाई, अब अगला काम क्या होता है, अगला काम क्या होता है, सिंपल ये होता है कि हम इंटरवल के बीच की कोई भी वैल्यू फर्स्ट डेरिवेटिव में रखते हैं तो पॉजिटिव आ जाता है वहां पे स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग, नेगेटिव आ जाता है वहां पे स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग। तो हम 1 से बड़ा रखते हैं, पहले 1 से बड़ा 2 होता है, थोड़ा सा बड़ा रख लो, ज्यादा बड़ा रखने की जरूरत नहीं है। तो जब 2 यहां रखेंगे तो ऊपर कितना बनेगा, 3 चौक 12, 2 2 जा 4, 4 3 जा 12, ये तो 12 बन गया, -3 अपॉन में 2 की पावर 4। तो 2 की पावर 4 क्या होगा, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, है ना। ये आपका देखो 4 बार 2 लिखो, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, तो नीचे आएगा 16। अब भाई 16 एलसीएम लोगे तो एक बहुत बड़ा नंबर हो जाएगा, उसमें से एक छोटा सा नंबर घटेगा, तो पॉजिटिव आ रहा है। क्या आ रहा है, पॉजिटिव। यहां पे आया पॉजिटिव, यहां पे क्या है, पॉजिटिव। अब हम क्या करेंगे, 0 से 1 के बीच का रखेंगे, 0 से 1 के बीच का। एक काम आप और भी सोच सकते हो, देखो ऑप्शन वाइज आप चीजें सोच सकते हो। यहां पे देखो, यहां पे कोई 0 का जिक्र नहीं है, यहां पे भी कोई भी 0 का जिक्र नहीं है ना। 1 से बड़ा, -1 से छोटा, यहां पे -1 से छोटा, 1 से बड़ा, मतलब इस इंटरवल का कोई जिक्र ही नहीं कर रखा। और यहां पे क्या कह रहा है, -1 और 1 के बीच के छोड़ के 0। तो हमें इतना तो पता चल गया कि यहां पे स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग है। तो ये ऑप्शन तो गया, ये ऑप्शन तो गया, क्योंकि इसमें ये चीज आई नहीं रही 1 से इंफिनिटी, है ना। इतना तो पता चल गया। ऑप्शन से भी आप चीजें चेक कर सकते हो। इस ऑप्शन को अभी नहीं काटना है, इस ऑप्शन को अभी नहीं काटना है, और इनमें से भी हम देखेंगे कि कौन सा ऑप्शन आएगा। वो ऑप्शन तो गया, मतलब यहां पे तो हमें अब चेक करने की जरूरत भी नहीं है। अब हम -1 से कम रखते हैं, -1 से कम होता है -2। जब -2 अब जब आप यहां पे रखोगे तो सेम सीन होगा, -2 का स्क्वायर करोगे तो यहां पे 12 बन जाएगा, -2 की पावर 4 करोगे तो ऐसा ही तो आएगा, सेम टू सेम। तो यहां पे भी आएगा पॉजिटिव, बीच में चेक करने की जरूरत नहीं है। तो यहां पे भी पॉजिटिव, यहां पे भी पॉजिटिव, मतलब इस इंटरवल में भी स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग, इस इंटरवल में भी स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग। तो सीधा सीधा दिख रहा है ऑप्शन सी, -∞ से -1 यूनियन 1 से इंफिनिटी फंक्शन स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग होगा। ऑप्शन सी करेक्ट, ऑप्शन सी करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 35, व्हाट इज द डेरिवेटिव ऑफ f of e की पावर 10x विद रिस्पेक्ट टू x at x is equal to 0? इट इज गिवन दैट f'1 is equal to 5। इसका डेरिवेटिव निकालना विद रिस्पेक्ट टू x at x is equal to 0। तो सिंपल यहां पे डेरिवेटिव करेंगे तो इसका f' e की पावर 10x
और फिर e की पावर 10x का e की पावर 10x इंटू में सीकेंड स्क्वायर x आप सब जानते होंगे। और ये चीज जीरो पे निकाले, एट x इज इक्वल टू जीरो पे। जब यहां पे आप जीरो रखोगे तो e की पावर जीरो बन जाएगा, क्योंकि 10 0 0, e की पावर 0 1, तो आपका f डैश 1 बनेगा। ये यहां पे भी e की पावर 10 0 0, e की पावर 0 1 तो 1, सीकेंट 0 1 1 का स्क्वायर 1। तो कहने का मतलब f डैश 1 आया और f डैश 1 की वैल्यू 5 दे रखी है, तो 5 ऑप्शन में है, सी में ऑप्शन सी करेक्ट आया समझ में, बहुत आसान है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। ए एंड बी आर स्क्वायर मैट्रिसेस ऑफ ऑर्डर 3, ईच ए डिटरमिनेंट 2 है एंड बी डिटरमिनेंट 3 है, देन 3ab का डिटरमिनेंट बताओ। तो ये चीज तो आप जानते होंगे, a 3/3 का, b 3/3 का, तो a b भी 3/3 का, और उनकी सबकी एलिमेंट्स की मल्टीप्लाई 3 से हो रखी है। तो पहली रो से 3 कॉमन, दूसरी से 3 कॉमन, और तीसरी रो से भी 3 कॉमन। तो 3 की पावर 3 कॉमन मतलब 27 बार इंटू में a इंटू बी का डिटरमिनेंट, इसको हम ऐसा लिख पाएंगे। अब 27 इंटू ए का डिटरमिनेंट इंटू बी का डिटरमिनेंट लिख दो, और भाई 27 गुणा में ए का डिटरमिनेंट दे ही रखा है 2, बी का डिटरमिनेंट दे ही रखा है 3, मल्टीप्लाई करोगे तो यहां पे आपका कितना आएगा वो देखो, ये तो 54 आ गया, 27 की 2 से 54, ठीक है। 54 की 3 से कर लो, 3 चौक 12, 2 1, 3 5 15, 1 16, 162, ऑप्शन सी करेक्ट। ऑप्शन सी करेक्ट। 37वां क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 37। यहां पे ए कोई मैट्रिक्स दे रखे, देन 10a इनवर्स का डिटरमिनेंट पूछ रहे। तो ध्यान से सुनो, ए मैट्रिक्स का इनवर्स निकालोगे तो वो भी 3/3 ऑर्डर का आएगा, क्योंकि ये भी 3/3 ऑर्डर का है। आई बात समझ में। और उस इनवर्स की मल्टीप्लाई 10 से मल्टीप्लाई करोगे तो हर एलिमेंट के साथ 10 चला जाएगा, और उस चीज का डिटरमिनेंट पूछ रहे हैं। तो आपको ये मालूम होना चाहिए ये एक 3/3 का मैट्रिक्स ही है ए इनवर्स, और उसके मल्टीप्लाई हर एक एलिमेंट की मल्टीप्लाई 10 से हो रखी है, 10 से हो रखी है। जब कॉमन लोगे तो फर्स्ट रो से भी 10 कॉमन, सेकंड रो से भी 10 कॉमन, थर्ड रो से भी 10 कॉमन, मतलब 10 की पावर 3 इंटू ए इनवर्स का डिटरमिनेंट। और भैया इसको 10 की पावर 3 को हम 1000 लिख सकते हैं, और ये आप अच्छे से जानते हो, ये आप अच्छे से जानते हो, ये आप अच्छे से जानते हो, मतलब इसको हम ऐसा भी लिख सकते हैं। आई बात समझ में, ये इंपॉर्टेंट। ए इनवर्स का डिटरमिनेंट इज इक्वल टू ए डिटरमिनेंट की पावर -1, जिसको हम 1/a का डिटरमिनेंट भी कह सकते हैं। तो यहां पे इसको मैं अपॉन में ए डिटरमिनेंट कह सकता हूं। यस, अब ए डिटरमिनेंट निकालना बहुत आसान है। यहां से ए डिटरमिनेंट आप देखो, ये खत्म, 5 लिखा जाएगा, 2 की 1 से 2, बाद में 0, तो 5 की 2 से 10, तो ये ए डिटरमिनेंट 10 आएगा। तो मैं यहां पे डायरेक्ट 1000 के अपॉन में 10 लिख रहा हूं, 0 से 0, 100 आया भाई। इसका आंसर आया 100। ऑप्शन सी करेक्ट, ऑप्शन सी करेक्ट, ऑप्शन सी करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 38 देखिए, इसमें बोल रहा है कि लेट आर बी द इक्विवेलेंस रिलेशन इन द सेट। इस सेट पे कोई आर इक्विवेलेंस रिलेशन है, इज गिवन बाय आर, आर आपको ये दे रखा है, देन द इक्विवेलेंस क्लास 0 की बतानी है। तो इक्विवेलेंस क्लास 0 की बतानी है आपको, तो सिंपल भाई ये सोचना है कि 0 किन किन के साथ मिलके इस कंडीशन को सेटिस्फाई करता है, बस इतना सोचना है। तो एक तो इक्विवेलेंस क्लास में 0 खुद के साथ मिलके इस कंडीशन को सेटिस्फाई करेगा, क्योंकि 0 - 0 0, और 2 डिवाइड्स आप 0 लिख सकते हो, ठीक है। तो ये ऑप्शन तो गया, क्योंकि 0 की इक्विवेलेंस क्लास में 0 भी आएगा, तो ये तो गया, इसमें 0 है ही नहीं। ये भी गया, इसमें 0 है ही नहीं। ये रहता है और ये रहता है। और 0 किसके साथ मिलके कंडीशन को सेटिस्फाई कर सकता है? इनमें एक के साथ तो मिलके कर नहीं सकता, क्योंकि 0 - 1 कभी भी 2 से डिवाइड नहीं होता पूरा पूरा। 0 2 के साथ मिलके कर सकता है, तो ये ऑप्शन भी गया। तो मतलब 2 के साथ मिलके भी कर सकता है, और 0 4 के साथ भी मिलके कर सकता है कंडीशन को सेटिस्फाई, और 6 के साथ भी मिलके कर सकता है। ऑप्शन सी करेक्ट, सीधा दिख रहा है, डायरेक्ट सीधा दिख रहा है, ठीक है। तो यहां पे ऑप्शन सी करेक्ट हो गया। क्वेश्चन नंबर 39 बोलता है कि इफ ऑल द एंट्रीज ऑफ ए 3/3 मैट्रिक्स बी आर आइदर 0 1 और 2, देन
हाउ मेनी स्केलर मैट्राइसिस आर पॉसिबल। स्केलर मैट्राइसिस पूछ लिए, एंट्री सिर्फ ये होनी चाहिए, कितने पॉसिबल स्केलर मैट्राइसिस हो सकते हैं। तो भाई मैं बना ही देता हूं, आप टेंशन छोड़ो। स्केलर मैट्रिक्स का मतलब ये होता है कि नॉन डायगोनल एलिमेंट तो जीरो और डायगोनल एलिमेंट सेम। तो देखो आप क्या क्या बना दोगे, आप एक तो ये बना दोगे और आप एक ये बना दोगे, ये दोनों स्केलर मैट्रिक्स है। आप एक तीसरा नहीं बनाओगे, मैं बता देता हूं, आप दो बना दोगे। हालांकि ऑप्शन यहां पे दो का नहीं दे रखा, दो का देना चाहिए, दो का ऑप्शन देना चाहिए। आई बात समझ में? अगर दो ऑप्शन आ जाता है तो बहुत से बच्चे दो पे क्लिक करके आएंगे, पर आपको यह नहीं मालूम कि स्केलर मैट्रिक्स एक ये भी हो सकता है, नल मैट्रिक्स 3x3 ऑर्डर का, अगर उसमें जीरो एंट्री की बात कर रहा है तो। क्योंकि आप डेफिनेशन ध्यान से सुनो, मैं ये कह रहा हूं नॉन डायगोनल एलिमेंट जीरो और डायगोनल एलिमेंट सेम, तो यहां पे भी तो एक कंडीशन लागू होती है, नॉन डायगोनल एलिमेंट सब जीरो है और डायगोनल एलिमेंट बता दो सेम है या नहीं। तो मैं आपको बता दूं ये बहुत खतरनाक मैट्रिक्स है, ये धोखा दे सकता है पेपर में, थोड़ा ध्यान देना इसको। ये भी एक स्केलर मैट्रिक्स है, ये भी एक स्केलर मैट्रिक्स है, ये भी एक स्केलर मैट्रिक्स है, ये भी एक स्केलर मैट्रिक्स है। ऑप्शन आएगा 3, ऑप्शन सी करेक्ट होगा, जिसमें 3 दे रखा है। 3 मैट्रिक्स स्केलर बन सकते हैं इन एंट्रीज का यूज करके, 0 1 2 का। ये बात हुई आपको क्लियर? तो ये ध्यान देना है भाई, ये ध्यान देना मेनली। अच्छा नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। कहता है कि द पॉइंट ऑन द कर्व, इस कर्व पे वो पॉइंट बताना जहां पे टेंजेंट एंगल बना रहा है 45 डिग्री विद एक्स एक्सिस। ये कह रहा है एक्स एक्सिस के साथ टेंजेंट 45 डिग्री का एंगल बना रहा है। तो भाई सिंपल, एक तो स्लोप dy बाई dx से आ जाएगा, एक स्लोप tan 45 से आ जाएगा, दोनों को रख दो बराबर, कुछ तो आ ही जाएगा। तो स्लोप dy बाई dx से क्या आएगा, 2y इंटू dy बाई dx इज इक्वल टू 1, और भाई dy बाई dx इज इक्वल टू 1 बाई 2y। एक तो स्लोप 1 बाई 2y आ गया, एक स्लोप tan 45 भी होता है, तो 1 बाई 2y इज इक्वल टू tan 45। तो y को ऊपर पहुंचा दो, एक वो tan 45 एक हो गया, लिख सकता हूं ना tan 45 को एक, बिल्कुल लिख सकता हूं। y को ऊपर पहुंचा दो, 1/2 आ गई y की वैल्यू। y की वैल्यू 1/2, देखो ना तो यहां है, ना यहां है, ना यहां है, यहां है। x की निकालने की जरूरत ही नहीं है, ऑप्शन बी करेक्ट। अगर निकालना भी चाहते हो तो y की वैल्यू 1/2 निकालने में टाइम नहीं, y की वैल्यू 1/2 यहां रख दो, x की वैल्यू निकालने में टाइम नहीं लगेगा। 1/2 रखोगे, 1/2 का स्क्वायर 1/4, देखो बिल्कुल ये रहा, ऑप्शन सी करेक्ट, ऑप्शन सी करेक्ट। तो बस इस वीडियो में मैं आपको सेक्शन बी ही सोल्व करवाने वाला था, अगली वीडियो में आपको मिलने वाला है सेक्शन सी। वीडियो अगर अच्छी लगी है तो लाइक जरूर करके जाए, चैनल को सब्सक्राइब कर ले। थैंक यू वेरी मच।